हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं DSSB PRT 2022 का एक अनदर पेपर, एक शिफ्ट का पूरे 100 क्वेश्चन हम इसमें करेंगे सो दैट हमें ये रियलाइज़ होगा कि जो DSSB है वो किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है। आई होप लास्ट वीडियो आप सबने देख ली होगी और इससे पहले भी जो DSSB के पेपर मैंने सॉल्व कराए थे वो आप लोग देख चुके होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के परंपरागत चरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो सामाजिक नियम एक क्रिया की नैतिकता को परिभाषित करते हैं। यदि ज़रूरतें पूरी हुई तो क्रिया अच्छी थी। परिणाम परिभाषित करता है कि कोई अच्छी है या बुरी है। नैतिक सिद्धांत एक क्रिया की अच्छाई को परिभाषित करते हैं। तो देखो, अगर आप इसमें से पढ़ोगे तो फर्स्ट जो है वो बेस्ट है। सामाजिक नियम है वो एक क्रिया की नैतिकता को परिभाषित करते हैं, क्योंकि जो नियम बनाए हुए हैं वो सबकी भलाई के लिए और सब कुछ बनाए हुए हैं। अगर हम देखो इसको एक्सप्लेन करें, सामाजिक नियम, मान लीजिए रेड लाइट है, ठीक है, तो अगर हमने रेड लाइट को फॉलो किया तो यानी हमारी नैतिकता को ऑब्वियसली परिभाषित करेंगे कि हमने वो चीज़ें फॉलो करी, और नहीं तो ये वो भी हमारी नैतिकता को परिभाषित करेंगे कि ये चीज़ सही है या गलत, क्योंकि सामाजिक नियम का पालन करना ये हम सबकी स्वैच्छिक जिम्मेदारी है। ठीक है, फिर अब देखिए, यदि ज़रूरतें पूरी हुई तो क्रिया अच्छी थी, वरना मान लो हमारी ज़रूरत पूरी नहीं हुई तो क्रिया अच्छी नहीं थी। तो ऐसा नहीं होता। परिणाम परिभाषित करता है कि कोई अच्छी है या बुरी है। अब देखिए, परिणाम कैसे परिभाषित कर सकता है। मान लीजिए मैंने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, अब वो मर गया, तो अब वो थोड़ी डिसाइड करेगा कि अच्छा है या बुरा है। मर्डर तो चाहे किसी का भी हो, कैसा भी हो, वो तो रहेगा तो हमेशा बुरा ही जो रिजल्ट होगा। तो कोई अच्छी कि बुरी है परिणाम नहीं डिसाइड करता, ये पहले से प्री डिसाइडेड होता है। नैतिक सिद्धांत एक क्रिया की अच्छाई को परिभाषित करते हैं। जो नैतिक सिद्धांत है वो हमेशा यही बताते हैं कि एक अच्छाई है, क्रिया उन्होंने मतलब अच्छा ही करा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, जैसे कि जो कोलबर्ग ने अपना पूरा जो उन्हें प्लान करके पूरा करा था, उसने बताया भी था कि क्या डिलेमा हो सकती है, क्या दुविधा हो सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने अपने इसमें डिस्क्राइब करी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन के लिए खतरनाक हो सकता है। बच्चों पर उन खेलों को खेलने के लिए दबाव डालना जो उन लिंग के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, उन्हें विशेष रूप से स्वस्थ भोजन खिलाना। तो देखो, फर्स्ट तो सेकंड तो ठीक है, लेकिन फर्स्ट जो है वो गलत हो सकता है, क्योंकि जैसे कि जब लड़के होते हैं, छोटे होते हैं, बेबी बॉय होता है, तो हम कहते हैं ना बेबी बॉय तो ब्लू कलर, बेबी गर्ल तो पिंक कलर। ऐसा क्यों? लड़कियों को हम हमेशा गुड़ियाँ खेलने के लिए देते हैं, लड़कों को हम रोबोट लाते हैं, लड़कों के लिए हम कार लाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो है एक बना चला आ रहा है स्टेरियोटाइप, लड़कियों के लिए ये, लड़कों के लिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो फर्स्ट इसमें गलत है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी वह स्मृति है जो परिचित दिनचर्या का आलेख तैयार करती है। वह अविशिष्ट स्मृति, घटनापरक स्मृति। तो इसका पहला आंसर है। अब देखिए कैसे। अविशिष्ट स्मृति क्या है? आपको इसके लिए कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी, जैसे आप सुबह उठोगे, आप फ्रेश हो गए, आप ब्रश करोगे, इसके लिए आपको कोई याद थोड़ी दिलाता है। ये आप अपने माइंड को संकेत थोड़ी भेजते हो कि हाँ अब मुझे ब्रश करना है, अब मुझे चाय पीनी है, अब मुझे अखबार पढ़ना है। आपको बार बार रिमाइंड नहीं करना पड़ता ना, ये आपका एक नेचुरल हैबिचुअल बना हुआ है। क्या आप ये डेली के काम फिक्स है, ये हमें करना है। इवन ये छोटे से छोटे बच्चा भी अपना डेली का वो स्टार्ट कर देता है, तो ये वो होता है। सेकेंड है घटनापरक स्मृति। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो आप एक्सीडेंट हो गया, आप 10th क्लास में फर्स्ट आए थे, आपका DSSB में सिलेक्शन हो गया। ये सारी क्या है, हमारी घटनापरक स्मृति की। सिलेक्शन होने के बाद हम कभी याद करेंगे उस घटना को तो हमें कितना सुखद एहसास होगा, किसी घटनाओं को याद करके हमें दुखद एहसास होगा। तो अभी इसमें से पूछा है जो परिचित दिनचर्या का आलेख तैयार करती है, तो वो हमारा फर्स्ट है। ठीक है, अविशिष्ट स्मृति। नेक्स्ट है, शरीर की छवि के बारे में चिंता अर्थात डैश के दौरान किसी का रूप तेजी से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऑब्वियसली किशोरावस्था है ना, वृद्धावस्था में तो क्या ही है, किशोरावस्था इसका आंसर है। नेक्स्ट है, बुद्धिमत्ता का अनुभवात्मक तत्व है रचनात्मकता। अब ये देखिए, जो इंटेलिजेंस है उसके 3 डायमेंशंस है ना, तो उसमें अनुभव भी है, व्यवहारिक भी है, इनके अलग अलग पार्ट्स में इनको डिवाइड करा हुआ है। तो अनुभव के अंदर आता है रचनात्मकता, ये इसका एक तत्व है। ठीक है, बहुत सारी जो बुद्धि को अलग अलग डायमेंशंस में बांटा है ना, डायमेंशंस वाली थ्योरी जो है वो त्रिविमीय सिद्धांत बहुत फेमस है, उसमें से क्वेश्चन आया है आपका। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में मात्रात्मक आयाम के साथ वस्तुओं को व्यवस्थित करने की क्षमता को डैश कहा जाता है, क्रमबद्धता। ठीक है, जैसा उसमें जितनी चीज़ें हैं, जो उतनी मात्रा है, 2 3 4 5, उसके साथ हम लगा रहे हैं, तो ये क्रमबद्धता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, प्याजे ने दी हुई है, आपको पता ही होगा। 3 4 टर्म्स उसने यूज़ करी हुई है, क्रमबद्धता है, और उसमें वो जो वॉल्यूम वाला सिखाने के लिए है। ठीक है, कुछ ऐसे टर्म्स हैं वो सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ही यूज़ होती हैं।
नेक्स्ट है खेल के संदर्भ में स्वतंत्र के वातावरण की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। खाली समय में बच्चे को वह करने के लिए स्वतंत्र किया जाना चाहिए जो वह करना चाहता है, करना चाहती है, बिल्कुल ठीक है। खेल नहीं रहे डरपोक बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करें, कौन सा कथन सही नहीं है। स्वतंत्रता प्रदान करना जब बच्चा अपने सबसे कम आक्रामक और विनाशकारी आवेगों को बाहर निकालता है। बच्चों से ना बोले कि क्या करे और क्या ना करे। देखिए, खेल नहीं रहे डरपोक बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करना, पर यह भी तो एक तरीके से ठीक ही है। पर अगर हम सारे ऑप्शन देखेंगे तो उसमें से बी जो है वो थोड़ा सा कम ठीक है कि खेल नहीं रहे डरपोक बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करना। मान लीजिए बच्चों को डर लग रहा है, हम ज़बरदस्ती उनको खेलने के लिए भेज दें और चोट लग जाए तो ये उल्टा काम करेगा फिर एक टीचर के ऊपर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान संज्ञानात्मक अग्रगति के अंतर्गत आता है। केंद्रीकरण, प्रतीकों का उपयोग, मस्तिष्क का सिद्धांत। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज, केंद्रीकरण तो आता है 4th में। तो मतलब 2nd एंड 3rd प्रतीकों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं और मस्तिष्क के सिद्धांत का हम लोग उस टाइम पे यूज़ करते हैं। तो 2nd एंड 3rd बच्चे करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मध्य बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के सहभागी समूह आमतौर पर सभी लड़कियां या सभी लड़के होते हैं। हाँ, देखिए, जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उसमें लड़का लड़की कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन मध्य बाल्यावस्था की स्थिति तक आते आते सबके अपने पीयर ग्रुप बन जाते हैं, लड़कों का लड़कों के साथ, लड़कियों का लड़कियों के साथ। और इसमें कोई बेस्ट फ्रेंड वाली कैटेगरी भी आनी स्टार्ट हो जाती है कि सारे ही मेरे फ्रेंड हैं बट कोई एक क्लोज फ्रेंड होता है। मध्य बाल्यावस्था में लड़कियां लड़कों की तुलना में अधिक परिपक्व होती हैं, ये भी है, तो दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट है प्रारंभिक बाल्यावस्था में सोने का समय डैश दुश्चिंता का एक रूप ला सकता है और बच्चा इससे बचने के लिए वह सब कुछ कर सकता है जो वह कर सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा जो हमारे 5-6 साल के बच्चे होते हैं, ठीक है, उन्हें सुलाना मतलब बहुत इम्पॉसिबल काम होता है। रात में बच्चे को मतलब सारी चीज़ें करनी होंगी लेकिन वो सोएगा नहीं, वो देर रात तक जगेगा, टीवी भी देखेगा, सब कुछ उसको करना होगा। तो ये क्या हो सकता है, ये वियोगज दुश्चिंता का एक रूप ला सकता है। देखिए, घबराहट से कोई लेना देना नहीं है, सांस्कृतिक सामाजिक नहीं है, ये वियोगज है कि मतलब वो सोने के वियोग से बचने के लिए वो कुछ भी करेगा, टीवी देखेगा या देर रात तक बातें करेगा। ठीक है, तो ये इसका है। नेक्स्ट है सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करने वाले पुनरावृत्ति असामाजिक कार्य, बर्बरता, बलात्कार आदि किस विकार के अंतर्गत आते हैं। तो ये ऑब्वियसली आचरण विकार होता है। ठीक है, अब इसमें हम बच्चों के मतलब जो बड़े एडल्ट हो जाते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, इसकी परवरिश अच्छे से नहीं हुई, ठीक है, बिहेव में वो चेंज नहीं आया, तो वो क्या होता है, उसका आचरण विकार होता है। अवसाद, डिप्रेशन वाला ऐसा नहीं करता या ये रीज़न नहीं हो सकता। विरुद्धक अवैज्ञाकारी विकार, इसमें क्या होता है कि जैसे जो कोई बोलते हैं उसका उल्टा करना। टीचर बोले कि आप इसको नहीं मारोगे तो आप मारोगे, इसके साथ नहीं बैठना तो आप करोगे, तो ये वो होता है। मनोग्रस्ती, बाध्यता विचार की, जैसे हमें नहीं पता मतलब किसी भी चीज़ की हैबिचुअल हो जाना, हमें आदत पड़ जाती है तो हम उसको हैबिचुअली से होकर के मजबूरी होकर करते हैं। पर ये जो आ रहे हैं कि पुनरावृत्ति करना, सामाजिक कार्य करना, ये हमारे आचरण विकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है लड़कों के लिए बंदूकें और लड़कियों के लिए गुड़िया किस प्रकार की रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो ये ऊपर जो एक क्वेश्चन आया था उसमें ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ये जेंडर संबंधी है हमारा। ठीक है, जो सेक्स स्टेरियोटाइप चली आ रही है ये वही है। नेक्स्ट है बेडले के मॉडल में डैश कार्यशील स्मृति का एक तत्व है जो सूचना के प्रसंस्करण को नियंत्रित करता है। तो है केंद्रीय प्रबंधक। ठीक है, केंद्रीय प्रबंधक एक मेन है जो मेमोरी को, सारी चीज़ें मेमोरी से रिलेटेड वो करता है। निंद्रा भीति का स्मरण 2 दिनों तक बना रहता है। लगातार बुरे सपने अत्यधिक तनाव का संकेत देते हैं। जो निंद्रा भीति है सिर्फ 2 नहीं, इसका टाइम कितना भी हो सकता है, 1 हफ्ते, 1 महीने, मतलब ये कितना भी लंबा खींच सकता है। सब टू इंडिविजुअल, उसकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है, सारी चीज़ें उस पर रहती है। और लगातार बुरे सपने अत्यधिक तनाव का संकेत देते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सेकंड वाला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए हम कैसे बोल सकते हैं कि वो तनाव में है, क्योंकि अगर उसको बुरे सपने आ रहे हैं यानी वो सोते हुए वही चीज़ें सोच रहा है या सोच रही है, लगातार उनके बारे में सोचना, वैसे ही थॉट्स आना, वैसे ही सपने आना, तो यानी कि उसको किसी चीज़ की टेंशन है। नेक्स्ट है कौन सी पैतृक शैली आत्म अभिव्यक्ति एवं स्वनियम को महत्व देती है। तो अनुज्ञात्मक। नेक्स्ट है बड़े या छोटे और अधिक या कम के बीच अंतर करने के लिए गुणवत्ता के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है ऑर्डिनिटी। ठीक है, ऑर्डिनलिटी के अंदर हम बड़ा ज़्यादा, छोटा बड़ा, कम ज़्यादा, ये सारी चीज़ें देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्व अवधारणा के बारे में सही है। किसी की क्षमताओं और लक्षणों की वर्णनात्मक मानसिक तस्वीर, किसी की क्षमताओं और लक्षणों की मूल्यांकनात्मक मानसिक तस्वीर। ये एक संज्ञानात्मक निर्माण नहीं है, नहीं संज्ञानात्मक ही होगा। अगर हम अपने बारे में भी सोच रहे हैं, सब कुछ सोच रहे हैं, तो हमारा कॉग्निशन वाला ही तो पार्ट काम कर रहा है ना, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ठीक है।
नेक्स्ट है, दत्तक परिवारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दत्तक परिवार वो होते हैं जो किसी भी बच्चे को गोद लेते हैं, ठीक है, कहीं से भी ले सकते हैं, बस वो गोद लेते हैं। शैशवावस्था के दौरान गोद लिए बच्चों में समायोजन की समस्या होने की संभावना अधिक होती है। विदेश में जन्मे बच्चों को गोद लेने से कई मुश्किलें आती हैं। तो देखो दोनों ही गलत है। विदेश में तो बल्कि इंडिया से भी बहुत जल्दी बच्चे मिल जाते हैं। और शैशवावस्था क्या है, देखो शैशवावस्था नहीं, जब बच्चा छोटा ही है तो अगर आप उसको गोद लोगे तो उसको तो कुछ चीज़ें पता ही नहीं ना, उसको तो याद ही नहीं, उसको तो जो बच्चा पाल लेगा, वो जो भी पाल लेगा वो उसके लिए मम्मी पापा बन जाएगा। तो शैशवावस्था के दौरान नहीं आती प्रॉब्लम, ये आती है हम जब थोड़ा बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में स्पेसिफिकली लिया जाता है ना, तब। तो इसका ऑप्शन है ना ही 1 ना ही 2, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्यम बाल्यावस्था में मित्रता के संदर्भ में किस आक्रमण का लक्ष्य एक उद्देश्य को प्राप्त करना है। शत्रुतापूर्ण आक्रमण या नैतिमितिक आक्रमण। नहीं, नैतिमितिक आक्रमण इसका आंसर है। इसमें हम अच्छा बनने के लिए, जैसे मान लीजिए किसी ने मुझे मारा तो मैम कहती कोई बात नहीं, आप माफ़ कर दो, आप दोस्त बन जाओ, तो हम दोस्त कर लेंगे, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। कोई किसी ने गलती कर दी है, बच्चे से बुलवा देंगे सॉरी, तो बोलेगा इट्स ओके, ये नैमितिक आक्रमण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्री स्कूलर की खाने की आदतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्री स्कूलर और शिशु दोनों अपने आकार के अनुपात में समान रूप से खाते हैं। नहीं, दोनों में हाइट वेट एज के अकॉर्डिंग गैप होता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। प्री स्कूलर शिशुओं की तुलना में अपने आकार के अनुपात में अधिक खाते हैं। प्री स्कूलर और शिशुओं की खाने की आदतें उनके आकार के अनुपात में यादृच्छिक होती हैं। प्री स्कूलर शिशुओं की तुलना में अपने आकार के अनुपात में कम खाते हैं, ठीक है, क्योंकि स्कूल नहीं गए तो उनका भी वो खाने की हैबिट नहीं पड़ी होती है, इसलिए। नेक्स्ट है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित में से कौन से घटक शामिल हैं। तो सूचना और संचार अवसंरचना भी है, प्रौद्योगिकी भी है, संचार प्रौद्योगिकी भी है। अगर आप ICT की फुल फॉर्म देखोगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो 2 तो आपकी वहीं से आ गई, और तीसरे में टेक्नोलॉजी, आप इसका इंग्लिश में करके देखोगे ना, इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में, तो आपको मीनिंग समझ में आएगा, आप बहुत अच्छे से कर लोगे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों। नेक्स्ट है, जब शिक्षक डैश हो तो बेहतर होगा कि छात्रों के सामने अर्धवृत्ताकार रूप में बैठाया जाए। हमने लास्ट उसमें भी पढ़ा था, जब वो कविताएं पढ़ रहा हो और प्रयोग कर रहा हो, तो देखिए प्रयोग कर रहा हो तो हमने पढ़ा था, प्रयोग करने में ही हमें हमसे पूछा था कि कैसा बैठाया जाए, तो अर्धवृत्ताकार। आप कविताएं पढ़ रहा हो तो भी, क्योंकि वो हमें क्या बोला गया है टीचर्स को कि जब आप कविताएं पढ़ा रहे हो तो आप अपने हैंड जेस्चर्स का यूज़ करोगे, आप मुखौटे लेके आओ, आप डांस करके दिखाओ, तो वो भी अगर टीचर करेगा तो सबको दिखना चाहिए, इसलिए अर्धवृत्ताकार उसकी बेस्ट पोजीशन रहेगी उस टाइम पे। ई पाठशाला मोबाइल एप्लीकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस एप्लीकेशन को 2016 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। नहीं। NCERT की सभी डिजिटल पाठ्य पुस्तकों का मुफ्त में उपयोग किया जा सकता है। यस। एप्लीकेशन अंतरफलक केवल अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है। नहीं। NCERT के थ्रू ये कोशिश की जा रही है कि जो भी 22 भाषाएं हमारे संविधान में हैं, हम इन सारी किताबों को उन 22 भाषाओं में लाएं। तो उसमें अभी 11 से 12 इवन ज़्यादा में ही काम हो चुका है, तो ये उसमें उपलब्ध है। NCERT की ऐप डाउनलोड करके आप सारी पुस्तकों को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन को मुझे एग्जैक्टली नहीं याद कब आरंभ किया गया था, लेकिन 2016 नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, सह पाठ्यचर्या गतिविधियों में डैश को छोड़कर दी गई सभी गतिविधियां शामिल हैं। नृत्य, प्रशिक्षण, शिक्षण, वाद विवाद। तो ये तो पाठ्यचर्या गतिविधि में आता है, शिक्षण। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में शिक्षण को छोड़ के बाकी सब है। नेक्स्ट है, बेगम हजरत महल ने डैश से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो अवध से, ठीक है, ये हमें पता है। झांसी से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। मेरठ से आपको पता है वो जब उनको मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, तो एक पूरी जो वहाँ की टोली थी, सेना की टोली, वो चल के दिल्ली पहुंची थी। और दिल्ली में जो थे बहादुर शाह जफर सेकंड, उसको उन्होंने अपना राजा घोषित करा था कि हमारा राजा है, और हम मतलब उनको फेस बना करके इन्होंने 1857 की क्रांति स्टार्ट करी थी। तो अवध से बेगम हजरत महल थे, ठीक है। और दिल्ली से बहादुर शाह जफर सेकंड को, मतलब एक नाम मात्र का राजा था फेस दिखाने के लिए। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, और मेरठ से पूरी एक सैनिकों की टुकड़ी वहां पर गई थी। नेक्स्ट है, शिशु विश्वविद्यालय स्तर पर सफल समावेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। पाठ्यक्रम नम्य और सुलभ होना चाहिए। यस। केंद्र का भौतिक पर्यावरण बाधा रहित होना चाहिए। यस। ज़्यादा शोर शराबा ना हो, गाड़ियों की आवाज़ें, दुकानें, मार्केट वगैरह इन सब से दूर होना चाहिए। शिशु विद्यालय कार्यक्रमों में शामिल कर्मियों को समावेशी शिक्षा पर गहन प्रशिक्षण होना चाहिए। हाँ, जो हमारे स्कूल में जो सारे लोग हैं, जो साफ सफाई कर्मचारी हैं, मतलब इवन सबको उनके बारे में उनको पता होना चाहिए कि कौन सा बच्चा स्पेशल नीड्स है किस बच्चे को। तो अगर टीचर नहीं है तो टीचर के अलावा भी उस बच्चे की नीड्स पूरी हो सके।
निम्नलिखित में से कौन सी सुझावात्मक हस्तक्षेप रणनीति अनुसूचित जाति के बच्चों को विद्यालय में शामिल करने से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने में मदद करती है? बच्चों की उपस्थिति और प्रतिधारण की निगरानी नियमित रूप से करनी चाहिए, बिल्कुल। अनुसूचित जाति के बच्चों के साथ काम करने के अनुभव वाले अनुसूचित जाति के शिक्षकों की भर्ती। देखो, ये तो होता ही है, स्कूलों में भी कोटा है SC ST OBC और जनरल कैटेगरी का। और जब हमारी DSSB KVS या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की भर्तियाँ आती हैं तो उसमें भी कोटा है SC ST OBC, तो ये चीज़ तो होती ही है ना, ये तो ऑलरेडी है ही। तो दोनों ही इसका आंसर ठीक है। नेक्स्ट है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 बाल विवाह को प्रतिबंधित करता है। इस नियम के अंतर्गत डैश लड़कियों की शादी के लिए कानूनी आयु है 18 वर्ष, और ये जो अभी 2022 या 23 में चेंज हुआ है इसके अकॉर्डिंग आयु हो चुकी है 21 साल। ठीक है, पहले 2006 के अकॉर्डिंग 18 साल थी। 18 साल से पहले किसी लड़की की शादी नहीं होगी, अब ये 21 साल है। किसी देश के प्रति सरकार के कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देश की सीमाओं की सुरक्षा करनी है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करानी है, प्राकृतिक आपदा के बाद प्रभावित लोगों के लिए सहायता करनी है। तो तीनों ही ठीक है। किस प्रकार की अभिप्रेरणा रुचि या आनंद से होती है? ऑफकोर्सली आंतरिक अभिप्रेरणा। बाहरी तो 2 मिनट की रहेगी, लेकिन हमें किसी चीज़ में मज़ा आता है, इंटरेस्ट है, तो हम उसको करते रहेंगे। ठीक है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा। नेक्स्ट है कक्षा की भौतिक स्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, देख लेते हैं। छात्रों को कक्षा की नियमित सफाई के लिए शामिल किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल करवा सकते हैं बच्चों से भी साफ सफाई। इवन अपनी क्लास का मेनली काम करना साफ सफाई बच्चों के ऊपर ही है। कक्षा में वायु संचालन की कमी छात्र को एकाग्रता को प्रभावित करती है। हाँ, करती है। अगर गर्मी है तो बच्चा डिस्टर्ब होगा, ज़्यादा ठंड लगेगी तो भी डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट है भारत में विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा के लिए केंद्र प्रायोजित योजना 1974 में लोकार्पित की गई थी। तो 1974 इज द राइट आंसर। ब्रिटिश भारत में वर्नाकुलम प्रेस अधिनियम डैश में पारित किया गया था। देखिए, अगर आपने लास्ट दिया था, लास्ट पेपर आपने करा है, तो उसमें सेम क्वेश्चन था, बस 3 ऑप्शंस में करके पूछा गया था। इसमें आपको एक ही पूछ दिया। तो देखिए, अगर ये शिफ्ट वाइज का पेपर स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, नहीं पता कहाँ से पेपर में क्या क्वेश्चन आ जाएगा सेम, तो फ़ायदा हो जाएगा। तो ब्रिटिश भारत में वर्नाकुलम प्रेस एक्ट है वो 1878 में आया था। ठीक है। विद्यालयों में संख्यात्मक आंकड़े डैश के रूप में हो सकते हैं, प्रगति पत्र के रूप में। निम्नलिखित में से कौन विद्यालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने के लिए स्थानीय प्राधिकरण में शामिल है? जिला परिषद और नगर निगम। देखो, दोनों ही है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से अनुकरण, क्योंकि अच्छा इसके लिए, क्योंकि जिला परिषद और नगर निगम दोनों इसलिए है क्योंकि जो एक एजुकेशन ऐसा मुद्दा है, जैसे कि हमारी जो समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, तो समवर्ती सूची में वो आते हैं जो राज्यों के भी होते हैं और केंद्र के भी होते हैं। जो शिक्षा है हमारा, राज्य सरकार को भी देखना है, केंद्र सरकार को भी इस पर काम करना है, तो इस समवर्ती सूची में आता है। इसलिए जिला परिषद और नगर निगम दोनों का ही काम है विद्यालयों की देखरेख करना और सब करना। निम्नलिखित में से कौन से अनुकरण के लिए प्रतीकात्मक आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं? शिक्षक, सहोदर, हास्य पात्र या रिश्तेदार? निम्नलिखित में से कौन अनुकरण के लिए प्रतीकात्मक आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं? ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। अनुकरण के लिए प्रतीकात्मक आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं हास्य पात्र। जबकि अनुकरण के लिए तो हम अपने आइडल हीरो का या यूज़ करते हैं, जैसे हमारे शिक्षक हो सकते हैं महात्मा गांधी या कोई भी जिसे हम मानते हों। नेक्स्ट है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 डैश राज्यों को छोड़कर पूरे भारत में लागू है, जम्मू एंड कश्मीर। और अब आपको पता है 31 अक्टूबर 2017 के बाद ये पूरे भारत में लागू है। ठीक है, इवन इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। अवलोकन मानव अधिगम की एक सामान्य और प्राकृतिक पद्धति है। अवलोकनात्मक अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे स्थापन अधिगम के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, पुनर्निर्माण की गतिक प्रक्रिया अवलोकनात्मक अधिगम में शामिल होती है। दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट है यदि बच्चा ए मानसिक बीमारी से पीड़ित है तो वो डैश को छोड़कर सभी दिए गए अभिलक्षणों को दर्शाएगा। खाना निगलने में समस्या, तो देखो खाना निगलने में अगर उसको समस्या है तो इससे हमें मानसिक बीमारी का क्या लेना देना? हम तो उसको पता लगा ही नहीं सकते ना खाना निगलने में क्या समस्या है, निगल रहा है नहीं निगल रहा है, उसको मानसिक बीमारी नहीं लगा सकते हम। पता गले में टॉन्सिल हो या दांतों में कुछ प्रॉब्लम हो वो पता चलेगा, मानसिक साइड से कोई लेना देना नहीं है। व्यवहार से हम लगा सकते हैं, ध्यान केंद्रित करने में से लगा सकते हैं, एकदम से वजन बढ़ेगा या घटेगा तो भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ए इसका सही आंसर है जो हमसे क्वेश्चन पूछा है। कौन सी चिकित्सा उन बच्चों जो चोट या विकलांगता से प्रभावित है को चलने फिरने, व्यायाम और मैनुअल चिकित्सा के माध्यम से मदद करती है? ऑब्वियसली भौतिक चिकित्सा उन बच्चों के लिए हमेशा अवेलेबल रहनी चाहिए, वहीं पर होनी चाहिए, तो वो है भौतिक चिकित्सा।
नेक्स्ट इज डिसिप्लिन थर्ड, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। छटाई समान चीजों को एक साथ रखना है, नहीं, छटाई का मतलब है अलग अलग चीजों को अलग अलग करना। मान लीजिए अलग अलग आपके पास अलग अलग कलर की पेंसिल है, आप उसकी छटाई कर रहे हो, तो रेड की कलर्स की अलग, ग्रीन कलर की अलग, तो ये छटाई समान चीजों को एक साथ रखना नहीं है, ठीक है, उनको अलग अलग करना है। मिलान कुछ सामान्य गुणधर्म की तलाश करना है और उन चीजों को इकट्ठा करना है जिनके पास वह गुणधर्म है। मिलान में हम क्या करते हैं कि हम सेम टू सेम चीज मिलाते हैं, ठीक है, वह गुणधर्म। मिलान कुछ सामान्य गुणधर्म की तलाश करना है और उन चीजों को इकट्ठा करना है जिनके पास वह गुणधर्म है। तो मिलान में क्या होता है, हम सेम टू सेम एज इट इज चीज मिलाते हैं, वो गुणधर्म नहीं, मतलब सेम चीज होनी चाहिए तभी हम उसकी मैचिंग करते हैं। तो ना तो फर्स्ट ठीक है ना सेकंड ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गणित में एक मुक्त पद है। मुक्त पद का मतलब जिसमें बच्चा अपनी मर्जी से ड्रॉ करे, अपनी मर्जी से क्वेश्चन करे, अपनी मर्जी से कुछ भी बताए, जिसमें हमने बच्चों को किसी लिमिट में नहीं बांधा, उसमें बच्चों को खुद से फ्री होकर कुछ भी करने को मिले। अब देखिए 58 के 8 से विभाजन की गणना करें, इसमें तो बच्चा एक बाउंडेशन है उसको डिवाइड करनी है। 20 सेंटीमीटर परिमाप वाला एक आयत बनाइए, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, 20 सेंटीमीटर वाला परिमाप वाला आयत बनाना है। तो अब इसमें जो बच्चा है 5555 का भी बना सकता है, या बच्चे को हिसाब से जैसा बच्चे को ठीक लगेगा बच्चा उसके हिसाब से बनाएगा, 6 4 6 4 का बना देगा, ठीक है, ये बच्चों के ऊपर है, या 4 6 4 6 का बनाएगा साइड्स के हिसाब से, जो बच्चों को करना होगा। इसमें बच्चे सबके अलग अलग आंसर आ सकते हैं, तो सेकंड आंसर करेक्ट है। बाकी सब में तो हमें डिजिट्स वगैरह दिए तो वैसे ही करना पड़ेगा। Next, according to Weimer 2002, there are 5 practices that need to change to achieve learning centered teaching. Which of following is not one of that practice? देखिए वीमर का है 2002, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे भी आपको वीमर दिखेगा ये आपको 503, ठीक है, मैथ्स की बुक में मोस्ट प्रोबेबली पढ़ने को मिलेगा, मैथ्स और ईवीएस की बुक में जहाँ पे भी आएगा आपको इसको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि हर शिफ्ट में इसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसने 5 प्रैक्टिस दी है टीचिंग सेंटर टीचिंग को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो इसने बोला है कि इसमें से क्या नहीं है, तो द बैलेंस ऑफ पावर है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग है, द फंक्शंस ऑफ कंटेंट भी है, तो द कल्चर ऑफ क्लास नहीं है, ठीक है। वो तो आप जब 5 प्रैक्टिसेस पढ़ लोगे अच्छे से, वो भी बहुत डिटेल में है, तो आप इसमें से अच्छे से बता पाओगे। नेक्स्ट है अवलोकनात्मक अधिगम को टेस्ट के रूप में भी जाना जा चुका है, तो हमने जो पहले सेट करा था कि ये देखिए उसका भी क्वेश्चन है, तो इसको स्थानापन्न अधिगम और आदर्शात्मक अधिगम दोनों ही कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका नाम होगा, ये जो बंडूरा की ऑब्जर्वेशनल थ्योरी थी है ना, उसी में से इसके ये नाम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि संपूर्ण गणित में प्रमाण का विचार सबसे महत्वपूर्ण विचार है, बहुत सही बात है। देखिए जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली हम उसके लिए तो नेगेटिव कुछ बोल ही नहीं सकते। अब अतिशयोक्ति नहीं है, अगर मैथ्स इंपॉर्टेंट है तो देखो है। सेकंड, किसी कथन के गणितीय प्रमाण में एक से अधिक चरण नहीं होते हैं जो उस कथन के समर्थन के लिए गणितीय रूप से स्वीकार्य साक्ष्य बनाते हैं, तो सेकंड गलत है, ठीक है, क्योंकि बल्कि मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें स्टेप वाइज मार्किंग होती है, ठीक है। मान लीजिए आपने हिंदी दिया, इंग्लिश दिया, या तो आपका क्वेश्चन गलत होगा या आपका आंसर सही होगा, ठीक है। लेकिन मैथ्स में क्या है, मान लीजिए आपका आंसर गलत है लेकिन बाकी के स्टेप आपके ठीक है, तो आपको स्टेप वाइज मार्किंग के भी नंबर मिलते हैं, और एक से ज़्यादा स्टेप भी होते हैं, थ्योरम में भी होते हैं, प्रमेय में भी होते हैं, जो आपकी समीकरण होते हैं उसमें भी होते हैं, ठीक है, जो अभिकल्पनाएं होती हैं मैथ्स में वो भी होती हैं, तो उसमें सब में ही स्टेप्स होते हैं और उनको हमें स्वीकार करना है, तो इसमें पहला ही ठीक है, सेकंड गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समिति ने महत्वपूर्ण रूप से टिप्पणी की कि ग्रामीण बच्चों के उस शिक्षा तक पहुंचने में सक्षम नहीं होने का एक महत्वपूर्ण कारण अंग्रेजी का निरंतर प्रभुत्व है, तो ये राममूर्ति समिति ने बोला था, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भाषा के शिक्षण के समय बच्चे के सामान्य संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, देखिए गलत है, करना चाहिए। भाषा के शिक्षण के समय विषय का चुनाव महत्वहीन होता है, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जब भी लेसन प्लान डिलीवर कर रहे होगे, आपने करा होगा डीएलएड में, बीएड में, इवन इंटरव्यू में भी आपको सिखाया जाता है हमेशा कि टॉपिक लिखो, आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका टॉपिक क्या है वो लिखो, तो विषय का चुनाव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो दोनों ही गलत है। इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो दोनों ही सही नहीं है, तो ना ही वन ना ही सेकेंड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आखिरी निश्चित संबंधी निष्कर्ष तक पहुंचने के उद्देश्य से व्यवस्थित तरीके से एकत्रित की गई जानकारी है, बिल्कुल। हम लोगों को अपार आईडी बनानी है, हम बच्चों के आधार कार्ड इकट्ठे कर रहे हैं, ये हमें निष्कर्ष हमारा क्या है कि हमें अपार आईडी बनानी है, तो हम बच्चों का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारी क्या है, कोई उद्देश्य है ना हमारे पास, तभी तो हम एकत्रित कर रहे हैं। हमें बच्चों की मार्कशीट बनानी होती है, तो हम बच्चों के मार्क्स इकट्ठे करते हैं, तो सारा क्या है, डेटा जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लिया जाता है। नेक्स्ट है आंकड़ों का संचालन केवल अंकगणित करना नहीं, बहुत कुछ होता है, तो केवल एक ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा ई पोर्टफोलियो आकलन का सही अभिलक्षण नहीं है? ये केवल संकलात्मक आकलन के लिए जानकारी प्रदान करता है। नहीं, ई पोर्टफोलियो से सिर्फ हमें संकलन का मतलब वही कलेक्ट करना, हम सिर्फ कलेक्ट करने के लिए थोड़ी ना इकट्ठा करते हैं। इससे हमें पता चलता है बच्चे में कितनी क्रिएटिविटी है, बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, किन चीज़ों में अच्छा है, किसको अच्छा कर सकता है, किसको अच्छा नहीं कर सकता। तो पहले ने क्या कर दिया, लिमिटेड कर दिया, तो ये तो सही नहीं है। पोर्टफोलियो छात्रों के वर्तमान में चल रहे कार्यों का नमूना प्रदान करते हैं। हाँ, एक पूरे साल में जो भी बच्चे काम वगैरह करते हैं, हमारे बच्चे का पोर्टफोलियो तैयार करते हैं और उसमें बना करके चीज़ें रखते हैं जो बच्चा पूरे साल करता रहता है। तो सेकंड तो ठीक है, फर्स्ट ठीक नहीं है, तो फर्स्ट इसका आंसर है। अब बस ग्रुप इज स्मॉल ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ 3 to 6 होते हैं इसमें स्टूडेंट, ठीक है। बस ग्रुप उसको ही बोला जाता है, 3 4 5 बच्चे जिसमें होते हैं, ठीक है। 3 to 6 स्पेसिफिक है बुक में भी आपके। नेक्स्ट है, देश के अलावा सभी कक्षा प्रक्रियाओं में शामिल प्रमुख घटक है। शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, कक्षा संचालन, छात्र के अधिगम का आकलन, अपेक्षित अधिगम परिणाम, सभी कुछ है। कक्षा प्रक्रिया में शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन नहीं होता, ठीक है। जो भी हम डेली पढ़ा रहे हैं हम उसका इवैल्यूएशन नहीं करते हैं, या कोई भी डेली नहीं करता है। कुछ मानक भाषा का मानकीकरण डैश की प्रक्रिया से अत्यधिक संबंधित है। सामाजिक शोषण और सामाजिक जागृति, तो ये सामाजिक शोषण से, ठीक है, केवल एक। डिसलेक्सिया पठन विकार को संदर्भित करता है, आप सबको पता है सीटेट का कितना पुराना फेवरेट क्वेश्चन है, कितनी बार आ चुका है, तो डिसलेक्सिया पठन विकार है। फिर नेक्स्ट है, कक्षा थर्ड फिफ्थ के लिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम 6 विषयों के अंतर्गत रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के उन विषयों में से एक नहीं है? तो देखिए, आश्रय है, भोजन है, पानी है, जैव प्रौद्योगिकी नहीं है। आश्रय, भोजन, पानी और ट्रैवलिंग भी है उसमें, और पौधे, प्लांट जो है, मतलब ये सारी एनिमल, ये सारी थीमें हैं 6, और उसमें से जैव प्रौद्योगिकी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कहानी सुनाने और पढ़ने में कोई अंतर नहीं है। नहीं, गलत बात है, सुनाना और पढ़ने में बहुत अंतर है। कहानी सुनाने और पढ़ने दोनों का स्वर शैली प्रतिरूप एक समान होता है? नहीं। जब हम कहानी पढ़ते हैं तो हम बस पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन जब हम कहानी सुनाते हैं तो हाव भाव का यूज़ करते हैं, अपनी आवाज़ में वॉइस मॉड्यूलेशन लाते हैं, तो ना तो पहला ठीक है ना ही दूसरा ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उन संक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो एक भिन्न पर की जा सकती है? ठीक है, जो फ्रैक्शन है हमारा, उसमें हम क्या कर सकते हैं? सरलता रूप में कम करना। ये तो देखिए मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है 6th क्लास में, जब हम फ्रैक्शन करते हैं तो उसको क्या होता है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करो। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया है 49/35, फ्रैक्शन है ये भी, तो इसको काटना है, 7 के पहाड़े से जाएगा, तो इसको करना ये भी होता है। विषम भिन्नों को मिश्रित भिन्नों में और इसके विपरीत परिवर्तित करना, तो ये भी होता है, दोनों कर सकते हैं हम लोग फ्रैक्शन में, है ना। मिश्रित वो जो हमारे अनलाइक फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, मिक्स को अलग करते हैं, तो दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षा आयोग 1964-66 यानी कि कोठारी आयोग, ठीक है, जिसे शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा प्रस्तावित कक्षा 10 तक त्रिभाषा सूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विद्यालय में पहली भाषा जो पढ़ाई जानी चाहिए वो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। हिंदी भाषी राज्यों में दूसरी भाषा कोई भी आधुनिक भाषा या अंग्रेजी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। दोनों ने ही इन्होंने ये सूत्र प्रस्तावित किया है, दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन में अधिगम का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है? मौखिक तकनीक, निष्पादन तकनीक, दोनों ही कर सकते हैं हम, दोनों ही ठीक है, ठीक है। द फुल फॉर्म ऑफ TLM इज टीचिंग लर्निंग मटेरियल, बहुत ईजी है, आपको पता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? छोटे बच्चे अपने आसपास के लोगों के उच्चारण को ग्रहण कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। बच्चे आवाज़ से नहीं खेलते हैं, गलत है। बच्चे पैदा होने के समय से आवाज़ नहीं सुन सकते, नहीं सुनते हैं। बच्चों में आवाज़ निकालने का अभ्यास नहीं देखा जाता है, नहीं सुनते हैं। अब जैसे कि क्या है, जैसे कि मान लीजिए टीचर क्लास में पढ़ा रही है और उसने गलती से कोई वर्ड गलत बोल दिया, तो पता है बच्चे वही बोलेंगे उसको, ठीक है। जैसे एडुकेशन होता है, अभी हम बच्चों को एजुकेशन करते हैं, तो बच्चे भी एजुकेशन ही बोलेंगे, ना कि एडुकेशन। पोयम है, हम बच्चों को 1000 बार बता चुके हैं कि पोयम नहीं पोम होता है, लेकिन सब टीचर्स वगैरह भी पोयम बोलते हैं, तो बच्चे भी जब तक अननोइंगली वो पोयम ही बोलेंगे, क्योंकि जो आसपास के लोगों से जो उच्चारण है उन्होंने उसको ले लिया है, वो पोयम ही बोलेंगे अनलेस कि उसको ठीक ना करवाया जाए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम बच्चों में बहुत अच्छे से मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्पेशली जो हमारा प्राइमरी सेक्शन है उसमें। अल्बर्ट बंडूरा सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी 1971 लुक्स एट पर्सनैलिटी एज एन इंटरेक्टिव अमंग एनवायरमेंटल और बिहेवियर, दोनों देखा है कि कैसा एनवायरमेंट होता है, उसी के अकॉर्डिंग बिहेव हो जाता है, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ठीक है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान विषयों को 3 शाखाओं या विषयों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा ठीक है? शुद्ध सामाजिक विज्ञान, मानव विज्ञान, अर्ध सामाजिक विज्ञान, भाषा विज्ञान,
नहीं, अर्ध सामाजिक विज्ञान भाषा विज्ञान कैसे हो सकता है ना। भाषा विज्ञान का वैसे सामाजिक विज्ञान से इतना ज़्यादा कोई लेना देना है ही नहीं। सामाजिक निहितार्थ वाले विज्ञान वो भी गोल, तो फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। इतना मुझे इसका वैसे डीप में नहीं पता, बट इसका आंसर है फर्स्ट, कि फर्स्ट एंड थर्ड हमारा ठीक है, सेकंड वाला गलत है। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के अंतर्गत किसी एक विषय को पढ़ाने के लिए नाट्यकरण के आयोजन की योजना बना रहा है। ओके, ठीक है। किस नाटक का मंचन करने का निर्णय लेने से पहले शिक्षक को निम्नलिखित कार्यों को ध्यान में रखना होगा। विद्यालय के दर्शन को समझना। सही बात है कि विद्यालय किस चीज़ को फॉलो करता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा जैसे हम गुजरात में हैं, हम यहाँ पे मोस्टली बच्चे गुजराती बोलते हैं, आपस में जो उनकी कन्वर्सेशन की लैंग्वेज है वो इनकी मातृभाषा यानी गुजराती है। अभी मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं केरल या तमिलनाडु साइड का नाटक कराऊंगी तो कैसे चलेगा। यहाँ पे तो ये लोग किन्हें फॉलो करेंगे, महात्मा गांधी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, मोरारजी देसाई को। तो हमें उसी के रिकॉर्डिंग दर्शन वहाँ का समझना होगा कि विद्यालय किस चीज़ को फॉलो करता है। समय की उपलब्धता, हमारे पास कितना टाइम है, कार्यान्वयन में शामिल लागत कितना लगने वाला है, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो हमें देखो तीनों ही चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं कि बच्चों को पहले से कॉस्ट्यूम वगैरह बोलें, बच्चे रेडी होके आएँ, कोई बच्चा उस दिन एब्सेंट ना हो जाए, अगर एब्सेंट हो जाए तो हमें क्या करना है, वो सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर ध्यान में रखने होते हैं। लेकिन ये तीन तो जो ऑप्शन में है वो तो तीनों ही ध्यान रखने ही हैं। अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, वरना टीचर्स के बहुत सारे काम होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन साहित्यिक गतिविधि का वर्णन करता है। गतिविधियाँ जो शारीरिक विकास और शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित है। आप देखिए साहित्य गतिविधि में शारीरिक विकास कैसे आएगा, है ना। इसमें वाद विवाद, लेख लिखना और नाट्यकरण जैसी गतिविधियाँ शामिल है, तो ऑब्वियसली सेकंड इसका ठीक आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकलव्य की नागरिक शास्त्र पुस्तक के संदर्भ में सही है। ये उस पर आधारित है जिसमें लोगों की भी आवाज़ होती है, बिल्कुल ठीक है। ये एक पितृकल्पनीय अवस्था के दृष्टिकोण से लिखी गई है, नहीं, ठीक है। इसमें कोई किसी भी अवस्था का इतना ज़्यादा वर्णन नहीं है, ना तो मातृकल्पीय है ना तो पितृकल्पीय, तो इसमें फर्स्ट आंसर ठीक है। पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए खुली किताब परीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है। तो ये खुली किताब, आपको पता है ना कि पेपर जब बच्चों का होता है तो एंड में 10 मिनट बच्चों को दे दिए जाते हैं कि आप अपनी किताब में से देख के लिखो। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो टॉपिक वो बच्चे की किस किताब पर, किस पेज पर है, ये उसी बच्चे को पता होगा जो बच्चा पढ़ के आएगा, है ना, वरना बच्चा कैसे कर पाएगा। अब इसका रीज़न जो भी रहा हो, तो इसमें कौन सा कथन सही है। अनावश्यक रटकर सीखने को हतोत्साहित करता है, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रटना नहीं है, इस वजह से बच्चे अपने उत्तर पुस्तकों की सहायता से लिख सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चों के युग में एक बहु समस्याओं पर काम करते हैं, ठीक है। नहीं, बच्चों के युग में नहीं, बच्चों के युग में एक बहु समस्या पे काम नहीं करते। नहीं, बच्चों का कोई पेयर ही नहीं बनता है, क्योंकि बच्चों को इंडिविजुअली आंसर करने होते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड ठीक है। जो बच्चे इतने ज़्यादा रटते हैं उसको ये दूर करता है, क्योंकि खुली किताब पर परीक्षा होती है तो बच्चों को मौका मिलता है किताब खोलने का, और बच्चे अपने उत्तर पुस्तकों की सहायता से लिख सकते हैं, किताब में से देख के लिख सकते हैं। हाँ, तो दोनों ही ठीक है, थर्ड नहीं है ठीक। The subject matter of geography is studied through specialized number of branches. Which of the following does not fall under the category of human geography? Okay, economic geography, cultural geography, political geography सब कुछ है, environmental geography नहीं आती human geography के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गतिविधि में व्यापक शैक्षिक क्षमता है। छात्र स्वशासन के माध्यम से नागरिक शास्त्र में प्रायोगिक पाठ दिए जा सकते हैं, इवन दिए भी हुए हैं 6th 7th 8th की। अगर आप पॉलिटिकल साइंस की बुक देखोगे, सिविक्स की बुक देखोगे, नागरिक शास्त्र सिविक्स की अगर आप लोग बुक देखोगे तो सब कुछ मानव से रिलेटेड ही है। अगर वो हमारे कर्तव्य इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या हमारे मौलिक अधिकार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो वो सब कुछ इसी छात्रों के उसी से रिलेटेड ही दिए हुए हैं हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में। विद्यालय पत्रिकाएं छात्रों को सशक्त और प्रभावी ढंग से लिखने की कला सिखाती है, बिल्कुल, तो दोनों ही ठीक है। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं तो कितना इजी सा लग रहा है ना, लेकिन जब यही पेपर में करने बैठते हैं तो फिर समझ नहीं आता, फर्स्ट या सेकंड थर्ड, मतलब इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है सब। खैर कोई बात नहीं। इन द मेथड्स ऑफ विजुअल आर्ट्स एंड क्राफ्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ऑरगेमी, अ जापानीज पेपर फोल्डिंग आर्ट, नहीं। मास्क, मंडाना एंड अल्पना, ठीक है। ऑरगेमी तो है, जापानीज पेपर फोल्डिंग आर्ट है जिसमें ऑर्गेन्जा आपने सुना होगा ना, ऑरगेमी के पेपर लेके आने, हम पेपर से ये बनाएंगे, और मतलब कभी हम बच्चों से डॉगी का मुंह बनवाते, तो ये बिल्कुल ठीक है। मास्क क्या है, मंडाना एंड अल्पना, नहीं, मंडाना और अल्पना तो आर्ट है। अल्पना क्या है, चावल के दानों को भिगो करके और फिर उनको पीस करके अल्पना बनाई जाती है, जो सफ़ेद कलर की रंगोली होती है वो, और मंडाना एक आर्ट है, ठीक है, जो करी जाती है काफ़ी फेमस। तो सेकंड नहीं है करेक्टली, फर्स्ट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, कला शिक्षण किस प्रकार शैक्षिक उपलब्धि में सहायक हो सकती है।
कला कक्षाओं में शामिल छात्र विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। हाँ, इट कैन बी, हो सकता है। कला कक्षाओं में शामिल छात्रों में चिंतन की क्षमता अधिक होती है। हाँ, जो बच्चे क्रिएटिव होंगे वो थोड़ा ज़्यादा क्रिएटिव बच्चे से सोच सकते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ठीक है। नेक्स्ट है, योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित है? भक्ति योग, पूजा की विधि, इसमें ईश्वर का अंतिम और प्रेमपूर्ण स्मरण शामिल होता है। हाँ। कर्मयोग, स्वयं के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग। नहीं, ये कर्मयोग नहीं है। कर्मयोग में हमें काम करना होता है, हम कार्य करते हैं। जिस भी कार्य को हमें करना है हम उसके लिए पूर्ण समर्पित होते हैं, उसे सच्चे मन से सच्ची भावना से करते हैं, वो हमारा कर्मयोग होता है। तो सेकंड सही नहीं है, फर्स्ट ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन करने के लिए सहकारी अधिगम का उपयोग करने का लाभ नहीं है? ये समस्या को, कौशल को बढ़ाता है, ठीक है। शिक्षार्थियों के बीच विश्लेषणात्मक चिंतन को सुगम बनाता है। ये शिक्षार्थियों को अलग तरह से प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाता है। ये शिक्षार्थियों को एकल दृष्टिकोण के अन्वेषण करने का अवसर प्रदान करता है। अगर हम बच्चों को देखो एकल शिक्षण ही हमें देना है, एकल दृष्टिकोण ही बच्चे का डेवलप करना है, तो हम वो एक्टिविटी करवाएंगे ही क्यों? क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चे वो ले लेंगे, तो वो एकल दृष्टिकोण तो हो ही गया ना कि टीचर ने हमें ऐसे बताया। हमें सहकारी अधिगम इसलिए कराना है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तरीके के उनके जो दृष्टिकोण है वो ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से डेवलप हो। तो डी इसका लाभ नहीं है, बाकी सब इसके लाभ है। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास योग में शामिल है? प्राणायाम भी होता है, प्रत्याहार भी होता है, क्रिया भी होती है, तीनों ही होता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में कुछ विशेष अभिलक्षण होते हैं जो अन्य विषयों में नहीं होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? मूल्य पर्यावरण अध्ययन के एक अभिन्न अंग है, यस। इसी वजह से फर्स्ट सेकंड क्लास में एनसीईआरटी की ईवीएस की बुक नहीं है, क्योंकि जो वैल्यूज़ हम बच्चों के अंदर डालना चाहते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं है कि किताबों से ही आए। वो हम चीज़ों को सिखा करके बच्चों को वो चीज़ें फील करवा करके, ऑब्जर्वेशन करवा करके ला सकते हैं। जैसे देशभक्ति की भावना, दूसरों की मदद करना, ठीक है, एम्पैथी की फीलिंग लाना। तो फर्स्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ईवीएस का ही एक पार्ट है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, नहीं, ये बाल केंद्रित है पूरी तरीके से। पर्यावरण अध्ययन प्रासंगिक है, यस, ये प्रासंगिक है, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। किशोरावस्था के वैज्ञानिक अध्ययन का जनक किसे वर्णित किया जाता है? जी स्टैनली हॉल। आप सबको पता है इनकी कितनी कितनी फेमस डेफिनेशन है। किशोरावस्था एक तूफान की अवस्था है ना। कितनी फेमस इनकी स्टेटमेंट है जो पेपरों में आई भी हुई है। किशोरावस्था एक तूफान की अवस्था है, तो ये जी स्टैनली हॉल ने बोला था। इन्होंने बहुत अच्छे से डीप में किशोरावस्था के बारे में काफ़ी स्टडी करी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट? डांस और पपेट्री दोनों को ही करके दिखाते हैं, डांस भी करते हैं, पपेट्री भी करके दिखाते हैं, तो दोनों ही परफॉर्मिंग आर्ट है। आर्टिस्ट हु पार्टिसिपेट इन परफॉर्मिंग आर्ट्स इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस आर कॉल्ड परफॉर्मर। ड्राइवर गाड़ी चलाता है, मैनेजर करता है, मैन्युफैक्चर चीज़ें जो खराब हो चुकी है उसको मैन्युफैक्चर करता है, परफॉर्मर परफॉर्म करता है। वाद विवाद और चर्चा किस प्रकार की पाठ्यचर्या गतिविधि के उदाहरण है? तो हमें पता है साहित्यिक है, ये पीछे भी एक क्वेश्चन आया, हमने उसका भी आंसर करा है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सकल गति, मोटर विकास को बढ़ावा देती है? दौड़ने वाले खेल भी, वाद विवाद और चर्चा तो नहीं, मोटर स्किल नहीं बढ़ेगा, इससे कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास होगा हमारा। पेड़ पर चढ़ने में भी देखो काम कर रहा है बच्चा, उसकी मसल्स काम करेंगी, तो फर्स्ट एंड थर्ड है, सेकंड नहीं है। निम्नलिखित में से किस पहलू में सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन से अलग है? देखो, सोशल साइंस और सोशल स्टडीज़ बहुत अलग है। सोशल और हम 6 to 8 तक पढ़, ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप ये कमेंट करके बताएंगे कि 6 to 8 की जो एनसीईआरटी की बुक है हम उसे सोशल स्टडीज़ बोलते हैं, सोशल साइंस, और जो 9th-10th की एनसीईआरटी की बुक है हम उसे सोशल स्टडीज़ बोलते हैं, सोशल साइंस, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है, आप प्लीज़ इसको कमेंट में बताना। और ये किस तरीके से अलग है? संरचना, दृष्टिकोण और कार्य का क्षेत्र, तीनों में ही अलग है, ठीक है, बहुत डिफरेंस है। अब हम लास्ट 20 क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अंक देने की जगह ग्रेड देना, बिल्कुल ठीक है। कार्य शिक्षा योजना में मूल्यांकन अप्रेरक हो सकते नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हम वर्क एजुकेशन में भी यूज़ करेंगे मूल्यांकन का तो बच्चे मोटिवेट ही होंगे कि हमें और अच्छा करना है और ज़्यादा चीज़ें सीखनी है। कार्य शिक्षा कार्यक्रम उपयोगी जीवन कौशल विकसित करता है, बिल्कुल ठीक है। मूल्यांकन प्रक्रिया इस प्रकार की होनी चाहिए कि बच्चे काम करना सीखें और ज्ञान प्राप्त करें, हाँ। युवा विद्यालय जीवन का कौशल कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये युवाओं की ज़रूरतों को पूरा करने वाला एक व्यापक कार्यक्रम है, यस। इसमें बच्चों को स्पेशली जो हमारे लाइफ कौशल्स है, लाइफ स्किल्स है 10, उनको बच्चों को सिखाया जाता है। 2000 के बाद से इस कार्यक्रम को संशोधित नहीं किया गया, नहीं करा गया है 2011 या 12 में ही, तो फर्स्ट इसका आंसर ठीक है। संवरना और शरीर की सफाई स्वास्थ्य के किस पहलू के अंतर्गत आता है? तो ये बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य है। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? बीज अपशिष्ट पदार्थ, बीज अपशिष्ट पदार्थ नहीं है, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ है। रेत प्रकृति से आसानी से उपलब्ध सामग्री है,
स्पॉन्ज अपशिष्ट पदार्थ है, गोंद प्रकृति से आसानी से उपलब्ध सामग्री है तो बीज, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सुविदित विकास के अंतर्गत आता है? शरीर के सभी अंगों का समान मात्रा में व्यायाम करना, ठीक है, तो ये हमारा सुव्यवस्थित विकास के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायत निकायों को प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय और सांस्कृतिक गतिविधियों को शामिल करते हुए शिक्षा की देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपती है? तो 11वीं, ठीक है, ये 11वीं अनुसूची है हमारी। पंचायती निकाय, ये आपको पता है हमारे संशोधन 73, ठीक है, हमारे संविधान में संशोधन है 73, वो पंचायती राज को लेकर के किया गया है। उसी के अंतर्गत हमारी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पंचायतों से रिलेटेड, ठीक है, तो वो है। 8वीं अनुसूची हमारी भाषाओं वाली है, जिसमें 22 भाषाएं हमारे संविधान में दर्ज है, जिनमें और भी अभी तक परिवर्तन किए जा चुके हैं, मतलब काफ़ी सारे संशोधन हुए हैं। तो ये 11वीं अनुसूची है पंचायती वाली। तो जहाँ पे भी पंचायत आएगा आपको आप बिना देखे 73 संविधान संशोधन और 11वीं अनुसूची लगानी है, ठीक है। मतलब आप क्वेश्चन तो ऑब्वियसली पढ़ ही लेना, बट ये इतना याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में जुड़ी है। जब हमारा संविधान नया नया बन के तैयार हुआ था तब नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया है। कार्य शिक्षा में गतिविधियों के चयन के लिए मानदंड और आधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से सुमेलित है? कार्य शिक्षा का उद्देश्य, प्रत्येक गतिविधि उद्देश्य पूर्ण अद्भुत होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। बच्चों की पृष्ठभूमि, बच्चों की शारीरिक बौद्धिक क्षमता, नहीं, अगर क्या खराब होगा तो क्या हम बच्चों को नहीं लेंगे? बिल्कुल आएगा ना। कार्य शिक्षा में हम बच्चों की पृष्ठभूमि क्यों देख रहे हैं? वर्क एजुकेशन में अगर हम बच्चों को शरबत बनाना सिखा रहे हैं तो हम हर बच्चों को सिखाएंगे ना, हम उसमें बच्चों की बैकग्राउंड का तो कुछ नहीं करेंगे। तो सेकंड नहीं है। छात्रों का स्तर भी नहीं देखेंगे हम, हमें नहीं मतलब बच्चा किस स्तर का है, आरटी का बच्चा है या बहुत बिजनेसमैन का है, हमें क्या मतलब है ना। तो सिर्फ फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। पारिवारिक सामुदायिक जुड़ाव निम्नलिखित में से किस पर सकारात्मक प्रभाव दिखाता है? बच्चों की अटेंडेंस पर भी, ड्रॉप आउट रेट पर भी, उच्च जोखिम व्यवहार पर भी। बिल्कुल ठीक है, अगर बच्चा अपने परिवार से जुड़ा है तो आधे से ज़्यादा काम तो टीचर का पेरेंट्स ही संभाल लेगा, है ना। ये सारी चीज़ें ध्यान ही नहीं रखनी पड़ेंगी टीचर को, क्योंकि पेरेंट्स वाले इतने अवेयर होंगे, पेरेंट्स तो तीनों ही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही शिक्षा में निहित स्वतंत्रता और बुद्धिमत्ता का संवर्धन होता है। हाँ, सही शिक्षा में स्वतंत्रता और बुद्धिमत्ता का संवर्धन तभी सही है जब किसी प्रकार की विवशता हो। नहीं, जबकि अगर विवशता नहीं होगी ना तब टीचर और अच्छे से काम कर पाएगा, बच्चे और फ्रीली होके पढ़ पाएंगे। अगर हम किसी बाउंडेशन में काम करेंगे तो ना तो टीचर अपना बेस्ट दे पाएगा, ना ही बच्चा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनुरूपता सामान्यता की ओर ले जाती है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, अनुरूपता होनी चाहिए तभी सामान्यता बढ़ेगी। जीवन में आराम की चाह से जीवन में सहजता समाप्त नहीं होती है। तो सेकंड तो स्टेटमेंट ऐसी ही है, पहली तो ठीक है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारे अचेतन भय को समझना और भंग करना आसान है। नहीं, हमारे डीप माइंड में क्या चल रहा है, अनकॉन्शियस माइंड में क्या चीज़ें बैठी हुई हैं, हम लोग सबकॉन्शियस माइंड में क्या सोच रहे हैं। भले ही मान लीजिए किसी बच्चे के घर में लड़ाई हुई है और वो उसी को लेकर के परेशान है, तो मैं कैसे समझूंगी, कैसे परेशान सोचूंगी कि क्यों परेशान है वो, तो इतना समझना आसान नहीं है। भय को अनुशासन, उच्च बनाने की क्रिया के माध्यम से या इच्छा किसी अन्य कार्य के माध्यम से खत्म नहीं किया जा सकता। नहीं, ये तो गलत है। हम पूछ सकते हैं, उसका रेमेडियल निकाल सकते हैं, तो हम इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। कक्षा में छात्रों की सीटें बदलने से क्या लाभ है? ये सामाजिक अंतःक्रिया और सवेगात्मक बंधन को बढ़ावा देता है। बिल्कुल, इससे क्या है, सबको बराबर आगे भी बैठने का मौका मिलेगा, हर बच्चा पीछे भी बैठेगा, एक दूसरे के साथ भी बैठेगा, सब सबसे ही बनेगा। कोई बेस्ट फ्रेंड टाइप या इसी के साथ बैठना है उसी के साथ बैठना है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो सीटें बदलने से मेन लाभ, इसका सबसे अच्छा लाभ यही है, ठीक है। फर्स्ट भी इसका आंसर अच्छा है, सेकंड भी है, लेकिन सबसे बेस्ट जो इसका आंसर है ना वो डी ही है। नेक्स्ट है, सभी चीज़ों को के अर्थ और उद्देश्य की गहन अंतर्दृष्टि का अभ्यास शारीरिक शिक्षा की किस परिणाम के अंतर्गत आता है? तो आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कार्य शिक्षा जीवन कौशल नहीं सिखाती, तो यही गलत है, क्योंकि कार्य शिक्षा भी तो जीवन कौशल सिखाती है। सेकंड है, कार्य को शिक्षा में शामिल करके बच्चा मेहनत से किए गए कार्य पर गर्व कर सकता है। हाँ, कर सकता है। दिनचर्या में रचनात्मक परिवर्तन देखे जाते हैं, सामुदायिक संसाधनों का अर्थपूर्ण ज्ञान होता है। तीनों ही ठीक है, फर्स्ट ही गलत है इसका। नेक्स्ट है, विद्यालय समुदाय भागीदारी में डैश शामिल है। विद्यालय या पड़ोस की सुविधा और उपकरणों का प्रयोग करना, यस, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम कम्युनिटी में चीज़ें यूज़ कर सकते हैं करें। संसाधनों को साझा करना, बिल्कुल दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म MTA? मदर टीचर एसोसिएशन,
ठीक है। फुल फॉर्म है एमटीए की, मदर टीचर एसोसिएशन। कौन सा संयोजन सही नहीं है? माता पिता की भागीदारी। बच्चों के पारिवारिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वयस्कों को शामिल करने के लिए व्यापक रूप से व्याख्या की जा सकती है। नहीं, वयस्कों को क्यों शामिल करना है? हमें माता पिता को शामिल करना चाहिए। निभाने वाले नहीं, माता पिता को करना चाहिए। विद्यालयों में शिक्षक। बच्चों और परिवारों की सेवा करने वाले शिक्षकों और अन्य कार्यक्रमकर्ताओं को शामिल करने के लिए व्यापक रूप से व्याख्या की जा सकती है। देखिए, पहली बात तो जो शिक्षक है परिवारों की सेवा तो नहीं करता है, वो बच्चों के लिए है, बच्चों की चीज़ें हैं। तो विद्यालयों में शिक्षक, हम ये नहीं बोल सकते कि वो परिवारों की सेवा करेगा और उसके रूप में हम उसकी व्याख्या करेंगे, तो सेकंड भी गलत है। ठीक है, शिक्षक परिवारों की सेवा नहीं करते, अन्य कार्यक्रमकर्ताओं को नहीं हम उसमें ला सकते विद्यालयों में शिक्षक से। ठीक है, वो विद्यालय में शिक्षक नहीं हो सकते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे मतलब आपस में ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है, विभिन्न विषयों के शिक्षण में सामाजिक निहितार्थ हैं और ये वास्तविक जीवन स्थितियों से संबंधित हो सकते हैं। आप एक शिक्षक के रूप में इन संबंधों का उपयोग एकीकृत तरीके से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वह विषय हैं? तो पर्यावरण विज्ञान भी, भाषाएं, अंकगणित, सब आता है। सबकी आपस में मिलकर देखो इंटीग्रेटेड लर्निंग करनी है। एक अलग कॉन्सेप्ट आया इंटीग्रेटेड लर्निंग का, एक चैप्टर के साथ एक सब्जेक्ट के साथ दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाना है ना, तो वो सारी चीज़ें तो चलेंगी। आप एक शिक्षक के रूप में विद्यालय के बच्चों, युवाओं, वयस्कों आदि के लिए सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं और इन्हें विद्यालयों समुदायों में आयोजित किया जा सकता है। इन कार्यक्रमों की प्रकृति डैश को संदर्भित करती है। वयस्क शिक्षा भी हो सकती है, सांस्कृतिक गतिविधियां भी हो सकती हैं, स्वच्छता भी। ये तो देखो हॉट टॉपिक है जो पूरे साल किसी न किसी रूप में चलते रहते हैं विद्यालय में। साफ सफाई का जो अक्टूबर का टाइम होता है, ठीक है, स्वच्छ भारत वाला, उसके अंतर्गत सफाई होती है, स्वच्छता पखवाड़ा होता है। और फिर सांस्कृतिक गतिविधियां का भी कल हम संविधान दिवस मनाने वाले हैं, फिर हिंदी दिवस होता है, कितने सारे दिवस हम मनाते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम इनके थ्रू बच्चों को प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? खाली माचिस कम लागत वाली सामग्री, लेकिन चाकू, खाली माचिस प्रकृति में आसानी से उपलब्ध, ये हम बच्चों को नहीं दे सकते। ठीक है, चाहे माचिस, चाकू, ये सारी चीज़ें बच्चों को हम नहीं दे सकते। मिट्टी प्रकृति से आसानी से उपलब्ध, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ हमारे 100 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा आपका जो भी कोई डाउट होता है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।